पर अनफॉर्चुनेटली वो जो मेरा माइक था ना, वो कहीं ऑफ रह गया उसका। मतलब सिस्टम माइक ऑन था, पर जो मेरा माइक्रोफ़ोन है वो ऑफ रह गया था। इस वजह से वो रिकॉर्डिंग तो जो है ना, वो नहीं मतलब अपलोड मैं कर पाया। पर आज हम कोशिश करेंगे वो जो हमारे पास मसला आया ना, वो अब दोबारा ना हो। अच्छा जी, अब स्लाइड सबको शो हो रही है जी? अच्छा यार, कुछ पढ़ने से पहले ना मैं ना कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रा शेयर कर लूँ, ताकि काफ़ी लोगों को ना कुछ क्यूरीज़ होंगी, एम्बिग्विटीज़ होंगी, वो भी ज़रा इसमें ना रिज़ॉल्व हो जाएँगी कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे करनी है। मैं ज़रा आपको वर्चुअल कैंपस जो है ना, वो विज़िट करवा दूँ थोड़ा-सा। नज़र आ रहा है जी मेरा वेब ब्राउज़र सबको? ओके। अच्छा, आप सब दोनों क्लासेस का ना एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। मतलब यहाँ BSSC 1 लिखा हुआ है, आईटी वाले भी देखेंगे तो उनको यही कोर्स शो हो रहा होगा। मतलब इसको आज रीनेम करवा के ना मैं कोशिश करूंगा इसको मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रह जाए और BSSC ना शो हो रहा हो। तो ये कोर्स आप दोनों इसमें एनरोल है। इस कोर्स को आपने जाके आज विजिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबने अपनी अटेंडेंस जो है ना वो मार्क कर लेनी है। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है? यहाँ अटेंडेंस के बटन पे जाना है, आगे जाके अपने नाम के सामने मतलब आपकी अटेंडेंस आ जाएगी, वहां पे सबमिट अटेंडेंस कर देना। ये दो कोर्स आउटलाइन है, एक BSIT की है, दूसरी BSSC की है। अच्छा, ये हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए, और जो भी इसमें कोई मसला मसाइल हो, पूछने वाली बात हो, कोई टॉपिक स्किप हुआ हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारा रहता है, ये पढ़ने वाला है, ये नहीं पढ़ने वाला। आज हमने क्या पढ़ा है, उसके टॉपिक आपने मैच करने हैं उसके साथ, और जो कुछ भी वो चीज़ें होंगी आप लोगों को वो सारी चीज़ें आपने करनी है, डिस्कस करनी है। तो इसमें कोशिश करें सबके पास कोर्स आउटलाइन हो। फिर हमारा जो पहला लेक्चर था वो, और उसके साथ ये लेक्चर 1 की PPT यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब स्लाइड, जो हमने स्लाइड्स पढ़ी थी। उसके बाद कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं, ये आप लोगों की सेल्फ स्टडी के लिए हैं। एक मैंने ऊपर अगर आप आए तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए यहाँ पे लिंक भी दिए हुए हैं। ये सारे लिंक आपको सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स, जो उसकी जो प्रोग्रामिंग है ना, उसको सीखने में मदद देंगे। ये वीडियो ट्यूटोरियल्स की सीरीज है, इसमें हर चीज़ बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। मतलब यहाँ आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट की समझ नहीं आई, उसके लिए ये हेल्पिंग रिसोर्स है सेल्फ स्टडी के लिए, ये भी आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज इस वीक जो हमने मतलब करना है, मतलब जो हमारा मॉड्यूल 2 चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे डिस्कस हैं। अभी तक PPT मैंने अपलोड नहीं की, स्लाइड अपलोड नहीं की हुई। अ, अच्छा हादी, ज़रा अपना प्लीज़ HD राना, आप ना माइक अपना ज़रा ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे मतलब स्लाइड मैंने अपलोड नहीं की हुई अभी, स्लाइड अपलोड होगी, साथ ही वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। और ये सारे जो है ना इसके साथ साथ एडिशनल रिसोर्सेज हैं, जो भी आज बातें हमने डिस्कस करनी है या जो भी हमने इस वीक में डिस्कस करना है, ये मॉड्यूल साथ साथ अपडेट होते रहेंगे। तो इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा जी। और मेरा मतलब मशवरा है कि जो ये चीज़ें मतलब ढूंढ के आपके लिए यहाँ पे लगाई है ना, ये कुछ सादा चीज़ें नहीं है, ये फिल्टर्ड डाटा है। मतलब ऐसा ऐसा डेटा जो आपका टाइम बचाएगा, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे खुद जाके सर्च करें। मैं मना नहीं कर रहा उससे, बिल्कुल कर सकते हैं आप, वो भी करें। अगर किसी को अच्छी चीज़ मिलती है वो मेरे साथ शेयर करे, कोई मसला नहीं है, आई अप्रिशिएट दैट। पर ये चीज़ें समझ लें कि जितनी भी जितनी मुद्दत होगी ये मुझे कोर्स पढ़ाते हुए, उस हिसाब से जो भी फ़िल्टर डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो कि आपका टाइम बचाएगा, ये वो वाला डाटा है। और आई बेट कि अगर आप ये चीज़ें सारी एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी जो है ना अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। देखो ये कोर्स जो है ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का है। अब मामला ये है कि अगर मैं इस पे सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करवा दूँ ना, तो मुमकिन है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उतना टाइम नहीं हम दे पाएँगे जितना कि रिक्वायर्ड होता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट को समझने में या उसको जो भी चीज़ें कहने के जी उसके साथ जो फ़ैमिलियराइज़ होना या फ्रेंडनेस होना, ये एक टाइम टेकिंग काम है। अगर मैं जहाँ पे बैठ के जस्ट कोड करता रहूँगा ना, तो आपकी मतलब वो सिर्फ़ दिमाग से ये चीज़ें गुज़रेंगी कि बस ये कोड जो है ना, ये लिखा है और हमने रट्टे मारने हैं ये वो। तो इसको ज़रा थोड़ा-सा इस तरह आपने लेके चलना है कि आपने सेल्फ स्टडी की अपने आप को भी आदत डालनी है। ये सारे मैंने रिसोर्सेज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद ही ये है कि आप खुद मुख्तार हों।
आप इंडिपेंडेंट हों, आपको पता हो कि अगर मुझे कोई कोर्स पढ़ना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो मैं कहाँ-कहाँ से कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे क्लास के अंदर ये होगा कि किसी को जिस कंसेप्ट की समझ नहीं ना आई, वो मतलब बात कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि सर मुझे फलां कंसेप्ट की समझ नहीं आई, इसको मैंने कैसे करना है? क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब अडॉप्ट करके इनको बेहतर किया जा सकता है? यहाँ पे हम ये डिस्कशन रखें ताकि हमारी ये डिस्कशन प्रोडक्टिव रहे। उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा और वो नॉलेज कहाँ से गेन करना, वो मैंने सारे रिसोर्सेज़ आपके साथ शेयर कर दी हैं। और आज से हम एक और प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कुछ छोटी-छोटी असाइनमेंट्स भी जो है ना वो आप लोगों को मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा ना मतलब वो एक पता हो कि जी आप किसी मतलब इंस्टीट्यूट में या किसी स्टडी एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं और वो चीज़ें जो है ना कैसे चलनी है, वो सारी चीज़ें आज हम थ्रू आउट द लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके जी। हमारा जो मतलब मंडे को लेक्चर हुआ, उसमें हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, जिसमें ऐसी कुछ बातें थी कि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखा था। अच्छा जी, यहाँ पे रेड मार्क था कि जी व्हाट आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया था, पढ़ने के लिए। पढ़ा है जी किसी ने जाके? एनीवन? क्यों नहीं पढ़ा जी? कोई वजह बता दें कोई, किसी की अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो। देखें यार, अगर ऐसे करेंगे ना तो ये काम जो है ना बड़ा मुश्किल होगा फिर लेके चलना। कोशिश करें, ये जो साथ साथ चीज़ें मैं देता हूँ ना, हालांकि ये छोटी छोटी असाइनमेंट ही हैं, अगर इनको थोड़ा सा मैं जाइगेंटिक करना हो तो मेरे लिए मसला कोई नहीं है। बस आपको एक क्यूरी दी थी करने के लिए, तो कोशिश किया करें जो रोज़ का काम है ना वो किया करें। स्लाइड शेयर हो रही है जी सबके साथ? ओके जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की थी हमने, फिर कुछ आईडी की मतलब हमने बात की थी कि आईडी में आपके पास बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं, मतलब फंडामेंटली यही होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं। वो आपकी मतलब सहूलत होती है। ये जब आप मज़ीद इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, किसी बड़े आईडी पे जाएँगे, तो ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होंगी। पर जब प्रोग्रामिंग आईडी की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो फंडामेंटली हमारे पास ये 5 चीज़ें जो है ना, वो होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि लाज़मी होती हैं, पर होनी चाहिए ये चीज़ें। तो इसमें हमने बात की थी, फिर हमने देखा था कि जी प्रोग्राम किस-किस स्टेट में आता है, कैसे-कैसे हमारे पास प्रोग्राम चलता है। ये सारी हमने बातें डिस्कस की थी। जस्ट अ मिनट प्लीज़ जी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प। अच्छा शहूद अहमद, आपने कहा जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प एनालाइज़, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज़ और मेंटेन अ कंप्यूटर। मुझे ऐसी फ़ील आ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब आपने ऐसा किया होगा, क्योंकि आप बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं। मुझे ऐसी फ़ील आ रही है कि ये कहीं से आपने गूगल ही किया और वहाँ से करके कॉपी पेस्ट कर दिया। देखें, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन अ वर्ड इन सिंपल वर्ड्स, यू सिंपली डोंट अंडरस्टैंड इट। अगर आप किसी चीज़ को सादा अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं ना कर सकते, या तो वो आपके अल्फाज नहीं है या फिर आपको उन अल्फाज की समझ नहीं है। तो अभी इन्हीं में ही मैंने आपसे एनालाइज़, कॉन्फ़िगर और ऑप्टिमाइज़ पूछा, तो मुमकिन है शायद आपको आता हो। मतलब मैं आप पे आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, पर कुछ जेन्युइन वर्क जो है ना मुझे रिक्वायर्ड है। मतलब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं या आप लोगों की इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? गलत बोले कोई मसला नहीं है, पर ऐसे अगर फ़ोर्ज काम आएगा तो इसमें थोड़ा-सा मसला होगा। अच्छा जी, फिर हमने प्रोग्राम देखा जी। प्रोग्राम हमने एक बनाया था। उसमें उस प्रोग्राम में क्या था जी, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ थी। मतलब अगर आपको याद हो तो इसको मैंने बोला था कि जी ये आपके पास प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव या प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी होती है, जो कि इंक्लूड करवानी होती है। इसके बाद हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है। ये जहाँ पे भी पैरेंथेसिस आएँगी ना, मतलब जिसको आप छोटी ब्रैकेट बोलते हैं या ब्रैकेट बोलते हैं। मेन के बाद अगर आप देखें, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस आ रही हैं। जिस भी वर्ड के बाद पैरेंथेसिस आएंगी, इट मीन्स कि वो फंक्शन है। ये बात नोट डाउन कर लें, लिख लें, अपने माइंड में ना बिठा लें ये बात। उसके बाद फिर जब भी फंक्शन होगा,
तो फंक्शन की बॉडी भी होगी। ये हमारे एडवांस टॉपिक हैं, इनको हम चल के पढ़ेंगे आगे चल के, पर फिलहाल के लिए बस ये समझ लें कि मेन जो होता है ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है जी? स्टार्टिंग पॉइंट से ये मुराद है कि आपने सरगोदा से लाहौर का सफ़र करना है। तो आपका बेसिकली जो सफ़र शुरू होता है वो टर्मिनल से शुरू होता है। मतलब अब ये बात अब कही जा सकती है कि जी सर हम हमारा सफ़र घर से ही शुरू हो जाता है। मतलब इस पे बहस की जा सकती है। पर हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो मखसूस सिनेरियो में बात कर रहे हैं जिसमें हमने ये कहा कि हमारा सफ़र ही तब शुरू होगा जब हम टर्मिनल पे पहुँचेंगे। टर्मिनल में गाड़ी में बैठ जाएँगे तब हमारा सफ़र शुरू होगा। इसी तरह प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? वो मेन से स्टार्ट होता है। इस बात की अगर किसी को समझ नहीं आई तो थोड़ी देर मेरे साथ मतलब पेशेंस रखें। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो है ना समझ आती रहेगी। अच्छा जी, अब ज़रा लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूशन देखते हैं जी। ज़रा मतलब ध्यान से सुनिएगा ये सारी बातें, क्योंकि ये बातें जो है ना आगे इन पे ही आपकी ये समझ लें बुनियाद बन रही है। इसी के ऊपर ही आपकी जो है ना पूरी इमारत खड़ी होगी। अगर यहाँ पे किसी चीज़ को अच्छा किसी को किसी बात की समझ ना आई, वो मतलब इंटरप्शन दे के, रोक के वहाँ पूछ सकता है। मतलब आई वोंट माइंड। मेरा कंसर्न आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के साथ है। अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ है कि इसको 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखें, आपके पास हैश का जो साइन है, ये अमूमन आपके पास ऐसी चीज़ें डिफाइन करने के लिए होता है कि आपने कोई लाइब्रेरी बनाई हुई है, उस लाइब्रेरी को आपने इंक्लूड करवाना है। हैश इंक्लूड का मतलब ये है, मतलब ये आप देखेंगे सी के एडवांस टॉपिक में हैश के और भी इस्तेमाल होते हैं। पर आपका वास्ता जब जो इन चीज़ों से पढ़ना है, सी से पढ़ना है, उसमें हैश जो है, वो सिर्फ़ लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवाने के लिए ही आप इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के आप देखेंगे कि हम हैश के साथ मतलब डिफ़ाइन भी कर रहे हैं, हैश डिफ़ाइन कर रहे हैं, हैश डिफ़ाइन इफ कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें होंगी, पर वो अभी की नहीं है। अभी की समझने वाली बस यही बात है कि आपके पास एक फ़ंक्शन है, आपने कुछ चीज़ जो है ना वो काम करवाना है। वो काम करवाने के लिए आपको कोई उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस काम की डेफिनेशन कैसे है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे ये कहा था कि आप ऐसा करो कि ऑर्डर नंबर 22 जो है ना उसको फॉलो करो। सिर्फ मैंने इतनी बात कही है। अच्छा, अब ऑर्डर नंबर 22 की डेफिनेशन किसी न किसी बुक में तो लिखी होगी। वो बुक कहाँ पे है? वो लाइब्रेरी में है। इसी तरह हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि आप ये जो मैंने स्ट्रिंग दी है ना इसको प्रिंट कर दो। अच्छा, वो प्रिंट एफ को फिर ढूंढेगा कि प्रिंट एफ कहाँ पे है। वो कहाँ पे ढूंढेगा? वो लाइब्रेरी में ढूंढेगा। वो लाइब्रेरी कौन सी है? वो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, STDIO। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और डॉट एच जो है इसको हम कहते हैं कि जी हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है ये भी आप लिख के मतलब हेडर फाइल लिख लें और उसके आगे क्वेश्चन मार्क कर लें। इस पे भी हम जो है ना आगे चल के बात करेंगे। ये आज सिर्फ एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस पे हम बात करेंगे। यानी डॉट एच की जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन होती है कि मतलब डॉट के बाद ये फाइल की जो मतलब टाइप है वो हेडर फाइल, वो ऐसी फाइल होती है जो कि जिसमें मतलब वो सारी वो उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये लाइब्रेरी किसने बनाई है? ये लाइब्रेरी साइंसदान जो उसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन की है कि अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आप ये करो, आप सिर्फ ये लाइब्रेरी यूज करो और इस लाइब्रेरी का एक फंक्शन है वो यूज करो। इसलिए इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी कहा जाता है। देखिए, स्टैंडर्ड जब भी बनता है ना ये कंसेंसस से बनता है। ऐसा नहीं है कि जी आप कह दें कि जी मेरा एक काम करने का तरीका है तो ये जी एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड की बुक है जी, ये एक स्टैंडर्ड का काम है। ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड बनता ही तब है जब 2, 4, 5, 6 लोग या ग्रो या ग्रुप्स जो है ना वो आपस में कंसेंसस कर लें, हाँ यार ये अप्रोच सबसे बेहतर है। अगर इस अप्रोच को हम अडॉप्ट करेंगे तो ये अप्रोच जो है हमें ज्यादा प्रोडक्टिव काम देगी। तब ये स्टैंडर्ड बनता है। इसलिए इस लाइब्रेरी को हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच लाइब्रेरी है। तो पहली लाइन पे मतलब अगर प्रोग्राम की पहली लाइन दिखाऊं, यहाँ पे तो मल्टी लाइन कमेंट है, सिर्फ कमेंट को इग्नोर करें आप, कमेंट समझ लें कि यहाँ पे है ही नहीं। ये लाइन नंबर 6 पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ये आपके पास इसको हम बोलते हैं जी, ये
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी इसको बोलते हैं। मतलब हमने देखा था कि आपके पास 6 फेजेस आती हैं, 6 फेजेस में दूसरी जो फेज होती है वो प्री प्रोसेसिंग की होती है। और इस पे मैंने आपको बताया था कि ये भी हम वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को भी हम करते रहेंगे। बस ये समझ लें कि जी ये लाइब्रेरी जो है ये सबसे पहले काम करने वाला है। कोई भी आपने जब फंक्शन इसको यूज़ करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन मैंने इस लाइब्रेरी से लिया। क्लियर होगी जी ये बात? किसी को कोई एम्बिग्यूइटी तो नहीं है यहाँ तक? किसी का क्वेश्चन है जी पूछ सकते हैं। ओके जी। उसके बाद जब दूसरी बात हमारे पास आती है जी, ये है हमारे पास सॉरी, हमारे पास फिर आता है जी मेन। मेन क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन फंक्शन है। अच्छा एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये जुमला लिख लें अपने पास, ये सेंटेंस लिख लें। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या मतलब है जी इस बात का? किसी को समझ आई है इस बात की? बिल्कुल, मतलब इसमें अगर मेन छोटा लिखा हुआ है, अगर आप मेन के अंदर कोई भी वर्ड कैपिटल कर देंगे ना, तो ये एरर जो है जनरेट कर देगा कि मैं इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेन मैंने छोटा लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये छोटा ही है। अगर आप प्रोग्राम को देखें, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट, तो इसमें ये जो वर्ड है, ये मतलब कैपिटल कोई भी नहीं है, छोटा ही लिखा हुआ है वर्ड। तो मेन हमारे पास क्या होता है जी, मेन समझ लें हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट मतलब फिर वही बात कर रहा हूँ कि रेस आपने स्टार्ट करनी है, कोई रेस लगने वाली है। उस रेस में जो मतलब जिसको कह लें स्टार्टिंग लाइन है ना, जहाँ से सारे रेसर दौड़ते हैं, मेन असल में वो किरदार अदा करता है। एग्जीक्यूशन पॉइंट है, मतलब देखो एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेल्स हैं। अब जो भी मतलब प्रोग्राम फिट इन होगा वो उन मेमोरी सेल में ही होगा। अब फर्ज करो आपके पास लाखों की तादाद में मेमोरी सेल्स हैं, इस पे भी मेमोरी पे भी आज हम बात करेंगे। पर आप फर्ज कर लो कि लाखों की तादाद में, मतलब फर्ज करो कि 10 लाख या 1 मिलियन सेल्स हैं आपके पास। उन 1 मिलियन सेल्स में कहां पे जाके वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है? तो हमें पहले वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका एग्जीक्यूशन पॉइंट कहां पे है, मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा। मतलब आपने प्रोग्राम तो लिख दिया सारा। जब कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपने मल्टीपल फंक्शंस लिखे हुए हैं, पर इसने स्टार्ट कहाँ से होना है? तो ये बात यानी अपने माइंड में मतलब बिठा लें, ये रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि मेन ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा हर बार। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आएगा वो मेन से ही चलेगा, उसके पहले आपने जो मर्जी लिखा हो वो बॉदर नहीं करेगा। वो जब भी चलना स्टार्ट करेगा वो मेन से ही चलना स्टार्ट करेगा। अच्छा इसकी एक और मतलब खासियत है कि जी ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं ना, ये जो खाली ब्रैकेट आप देख रहे हैं जिसको छोटी ब्रैकेट आप कहते हैं, मैं इसको थ्रू आउट द कोर्स पैरेंथेसिस ही बोलूंगा। और इसमें आप कुछ लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये खाली ही हो, ये खाली भी हो सकती हैं, इसमें कुछ लिखा भी जा सकता है। लिखा क्या जा सकता है वो हमारा फंक्शंस का टॉपिक है, जब हम उन पर डिस्कस करेंगे तो हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। मैंने ये सॉरी, नहीं डेलीमीटर इसको नहीं कहते। डेलीमीटर वो अभी बात करेंगे, डेलीमीटर किसको कहते हैं। इसके अंदर मतलब कुछ लिखा भी जा सकता है, वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप अगर बुक पढ़ेंगे डिटेल एंड डिटेल की, तो उसमें इसके अंदर उसने वॉइड लिखा हुआ है। अगर आप वॉइड ना भी लिखेंगे ना तो फिर भी ये प्रोग्राम जो है ना मतलब आपको बॉदर नहीं करेगा, ये फिर भी चल जाएगा। उसके बाद आपके पास आती हैं जी ब्रेसेस। देखें मेन फंक्शन जहां पे भी होगा, फंक्शन की कुछ डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन से क्या मुराद होती है फंक्शन की? फंक्शन की डेफिनेशन से मुराद होती है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इसके अंदर कुछ काम डिफाइन है। अब वो जो काम उसकी डेफिनेशन है ना, वो सारे ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ब्रेस किसको बोलते हैं? जिसको आप कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं ना, इसको मैं थ्रू आउट द कोर्स ब्रेस बोलूंगा। और जो जिसको वो बड़ी ब्रैकेट कहा जाता है उसको एक्चुअली ब्रैकेट कहा जाता है। इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है, इसको ब्रेसेस बोला जाता है, और वो जो तीसरे टाइप के उसको ब्रैकेट बोला जाता है। फिर एंगुलर वो साइन भी आते हैं, उसको मतलब एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास हैश इंक्लूड के आगे लगी हुई है।
तो खैर बताने का मकसद ये था कि जी जब भी आपके पास कोई फंक्शन होगा ना, फंक्शन की कहीं ना कहीं पे कुछ डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन इनक्लोज होगी ब्रेसेस के अंदर, वो ब्रेसेस आपके पास ही हैं। अच्छा, इसकी एक खास बात ये है, ये मतलब कह लो कि एक सेट एंड पेट रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये हमेशा जो है ना पेयर में आएंगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सिंगल जो है ना ओपनिंग ब्रेस मिल रही है, क्लोजिंग कहीं नहीं मिल रही। ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको ओपनिंग पेरेंथेसिस मिल रही है, क्लोजिंग जो है ना वो नहीं मिल रही। जब भी ऐसा होगा कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। ये जब भी आएंगी, ये हमेशा हमेशा जो है ना ये पेयर में आएंगी। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस यही है, जब भी आप इसको ओपन करो साथ ही इसको क्लोज कर लो, क्योंकि बाद में फिर आपके लिए कोड जो लिखना ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एरर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाद का वो फिर ना बताता है कि आपका जो फंक्शन है उस वो आपने कहीं पे क्लोज नहीं किया हुआ, तो फिर वो ब्रैकेट्स फाइंड आउट करना, जब प्रोग्राम कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स होता जाता है ना, तो फिर ब्रैकेट्स सॉरी ये ब्रेसेस ढूंढना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कंटेन और बॉडी ऑफ फंक्शन, मतलब इसके अंदर पूरे फंक्शन की बॉडी होती है। ये जो भी ब्रेस के अंदर जो कुछ लिखा होता है, मतलब इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। फिर उसके बाद आपके पास एक तीसरी लाइन है जी, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ किस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने देखा जी ये मेन है, मेन के बाद ये ब्रेसिस है, ब्रेसिस के अंदर लिखा हुआ है जी प्रिंट एफ। अब ये प्रिंट एफ इसको जरा समझिएगा। प्रिंट एफ वही चीज है, जैसा मैंने कहा कि जी आपको मैंने ये कहा कि ऑर्डर नंबर 22 फॉलो कर लो। अब यहाँ पे कंप्यूटर भी यही बता रहा है कि प्रिंट एफ, मतलब ये भी एक ऑर्डर दिया है कंप्यूटर को कि यार ये एक फलां ऑर्डर है, इसको ना फॉलो कर लो। अब अगर आपने हैश इंक्लूड एसटीडीओ, यहाँ पे अगर आपने इसको नहीं किया हुआ, मतलब ये डिफाइन नहीं किया हुआ, ये लाइन आपने नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। वो कहेगा भाई कौन सा ऑर्डर 22, मुझे तो नहीं समझ आ रही किस ऑर्डर की आप बात कर रहे हो। जब यहाँ पे उसको ये आपने इंक्लूड करवा दी ना, लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी, फिर वो इस लाइब्रेरी के अंदर जो है ना वो ऑर्डर देखेगा। अच्छा, प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ का यहाँ पे ये डेफिनेशन हुई है कि मतलब जो भी चीज आए इन इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको प्रिंट कर दो, तो फिर वो ऑर्डर फॉलो फॉलो करेगा और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देगा। समझ आ गई जी बात की? किसी को नहीं आई तो पूछ सकता है जी, वो क्वेश्चन पूछ सकता है जी। ओके जी। अच्छा, आपने पूछा डेलीमीटर, ये जो आपके पास टर्मिनेटर आता है ना, ये जिसको सेमी कॉलन बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी डेलीमीटर। प्रिंट एफ मैंने बताया कि जी एक फंक्शन है, मतलब एक ऑर्डर दिया है, एक कमांड दिया आपने कंप्यूटर को, कंपाइलर को, कि आप ऐसा करो कि ये जो प्रिंट एफ है ना, ये एक चीज को रन कर दो। मतलब प्रिंट एफ सिंपली क्या करता है, ये कोई भी इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज लिखी होती है ना, उसको एज इट इज कंसोल के ऊपर जाके लिख देता है कि ये लिख दिया मैंने। और देखो, अगर आपने प्रिंट एफ यहाँ पे लिखा है और पहली लाइन में अगर आपने हैश इंक्लूड नहीं ना लिखा, तो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वो प्रिंट एफ को रिकॉग्नाइज नहीं करता। प्रिंट एफ को रिकॉग्नाइज करने वाली लाइब्रेरी ये है। प्रिंट एफ लिखा है मैंने, जैसे आपको बताया ऑर्डर जो है फला नंबर, मतलब ऑर्डर नंबर 20, ऑर्डर नंबर 12 जो है वो फॉलो कर लो। अब ऑर्डर नंबर 12 कहाँ पे लिखा हुआ है, वो किसी बुक में लिखा हुआ है। वो बुक कहाँ पे पड़ी हुई है, वो किसी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। इसी तरह ये प्रिंट एफ लिखा हुआ है, प्रिंट एफ कहाँ लिखा हुआ है, किसी फाइल के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है। वो फाइल किस कहाँ पड़ी हुई है, वो किसी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। वो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच की लाइब्रेरी। समझ आ गई जी? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब यहाँ तक हमारा जो है ना, मतलब कल वाला जो हमने प्रोग्राम किया था उसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना हमारे पास ये थी। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जो कि मतलब आपने अलजेब्रा में भी पढ़ी हुई है, वो होते हैं जी वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल, किसी को पता है जी? इसकी किसी, हाँ जी, मेमोरी लोकेशन ही होती हैं, पर अलजेब्रा में वेरिएबल किसी को इसकी उर्दू आती हो, क्या कहते हैं जी इसको? मुतगैयर कहते हैं जी इसको। शाबाश, वेरी गुड। मुतगैयर से मुराद क्या होती है जी, कोई बताएगा? मतलब ऐसी जी, वेरी गुड, शाबाश। शाबाश, ऐसी चीज जो कि
अपनी वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रखती। मतलब इसका अगर आप एंटोनिम देखें तो इसका एंटोनिम आता है कांस्टेंट, एक मुस्तकिल वैल्यू, एक मुस्तकिल जो है फिगर। वेरिएबल उसके अगेंस्ट ऐसी चीज होती है जो कि मुस्तकिल नहीं होती, जो चेंज होती रहती है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में मौसम देखें तो वो वेरिएंट है, उनमें वेरिएशन है, वो वेरी करते हैं, वो चार चीज़ों में वेरिएंट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी गर्म इलाके में जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे गर्मी जो है वो कहीं कुछ इलाकों में मुस्तकिल होती है, वो कांस्टेंट होती है। इसी तरह वेरिएबल ऐसी चीज़ है जो कि अपनी वैल्यूज चेंज करती रहती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में प्रैक्टिस करके देखेंगे। अभी जो है ना आपके लिए कुछ समझने वाली बातें ये हैं कि हर वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ नेम ऑफ लोकेशन इन मेमोरी। देखो आपके कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है, एक रैम लगी हुई है और इस तरह की डिफरेंट मेमोरीज हैं। मतलब कुछ बफर मेमोरीज हैं, बफर मेमोरीज में आपके पास कैश मेमोरी आ जाती है, रैम आ जाती है, या आपके पास रजिस्टर्ड, मतलब जो भी आपके पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है ना उसको आप कहते हैं कि जी ये आपके पास जो मतलब जो परमानेंट स्टोर करती है मेमोरी, उसको आप कहते हैं कि जी ये एक है परमानेंट मेमोरी है। और जो नहीं करती उसको आप कहते हैं कि जी ये टेम्परेरी मेमोरी है। तो हर तरह की मेमोरी वो क्या कंटेन कर रही होती है, वो कुछ मेमोरी सेल कंटेन कर रही होती है। उसके अंदर कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, यानी ब्लॉक्स होते हैं। अब हर ब्लॉक जो है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हम पर्टिकुलर चीज रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घरों में एक सेफ बनी हुई है, उस सेफ के अंदर फर्ज करो 100 दराज है। अब आपने हर दराज में उसको कुछ ना उसका बता दिया कि ये दवाइयों वाला दराज है, ये कपड़ों वाला दराज है, ये खाने पीने वाला दराज है। मतलब हर दराज में आपने अपनी नोयत की चीजें जो है ना वहां पे जमा की हुई है। तो इस तरह वो ये कह रहा है कि हर उस दराज को आपने या तो नंबर दिए हुए हैं कि आप कहते हैं कि जी जो दराज नंबर 5 है उसके अंदर दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, या आपने उसको नाम दिए हुए हैं, यानी ए ड्रॉअर जो है उसमें जी वो टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है, या जो बी ड्रॉअर है उसमें जी चार्जर पड़े हुए हैं, या इक्विपमेंट पड़ा हुआ है आपका जी कुछ, जो चीज़ें भी आप कह सकते हैं वो पड़ी हुई हैं आपकी। तो इसी तरह कंप्यूटर की जो मेमोरी लोकेशंस है ना, उनको जो नाम दिया जाता है ना, मतलब वेरिएबल क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ लोकेशन इन मेमोरी। मतलब उस ड्रॉअर का, उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो वेरिएबल का नेम होता है। अच्छा, एवरी वेरिएबल हैज़, हर वेरिएबल के 5 खसूसियात होती हैं। एक उसका नाम होता है, एक उसका एड्रेस होता है, एक उसकी टाइप होती है, एक उसका साइज़ होता है और उसकी वैल्यू होती है। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। नेम आप एक्स वाई जेड, ए जेड एम, ए बी सी, कुछ भी आप रख सकते हैं। नेम के ऊपर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, दो रिस्ट्रिक्शन जरूर है, वो आगे चल के हम देखते हैं कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है। एड्रेस होता है जी, देखें ये एक मतलब एक कन्वेंशनल तरीका है कि हर सेल जो है ना यूनिकली आइडेंटिफाई होता है उसके एड्रेस के साथ। इसको भी हम फर्दर जो है ना इन फ्यूचर इसको भी डिस्कस करेंगे। बस अभी लिखने वाली बातें ये हैं कि एक वेरिएबल के साथ क्या-क्या चीज़ें एसोसिएट होती हैं, उसका नाम होता है, दूसरा एड्रेस होता है। टाइप क्या है? टाइप को आज ही हम डिस्कस करेंगे, टाइप क्या चीज़ें होती हैं। साइज़ को भी आज हम डिस्कस करेंगे और वैल्यू को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सिर्फ एड्रेस जो है ना इनमें से मैंने आपके साथ उधार किया, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है ना एड्रेस को भी हम थोड़ा-सा एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। एवरी काइंड ऑफ डाटा इज स्टोर्ड ऑन वेरिएबल, हर किस्म का डाटा जो है ना वो वेरिएबल्स में स्टोर हो सकता है। मैंने आपको बताया कि जी आपने कुछ ड्रॉर जो है ना वो मुख्तस कर दिए हैं। यार इस ड्रॉर में सिर्फ दवाइयाँ आएंगी, इस ड्रॉर में सिर्फ स्क्रू ड्राइवर और जो मतलब हार्डवेयर टूल्स है ना बस वो आएंगे, इस ड्रॉर में सिर्फ वॉचेज आएंगी। तो आपके पास हर तरह का डेटा जो है ना वो वेरिएबल में रखा जा सकता है। अब यहाँ पे नेम के साथ जो है ना वो थोड़ा सा एक कंस्ट्रेन लगाए हैं कि इन सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम करेक्टर और अंडरस्कोर। मतलब आप जो वेरिएबल नेम है वो या तो आप एबीसी के साथ स्टार्ट कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। यानी वेरिएबल का नेम ऐसा नहीं हो सकता 1 2 3 एबीसी, ऐसा नाम नहीं हो सकता। नंबर के साथ पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, A 1 2 3 आप कर सकते हो, पर 1 2 3 ए जो है ना यहाँ पे इलीगल होगा। ये आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी वर्ड बट नॉट अ रिजर्व वर्ड। ये कुछ भी हो सकता है पर रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं जी? किसी को पता है जी रिजर्व वर्ड के बारे में क्या होते हैं?
वेरी गुड जी, शाबाश। ऐसे अल्फाज जो कि सी में जिनका पहले ही मीनिंग है, यानी सी उनको अपने किसी मीनिंग में जो है ना वो कर सकती है, समझती है उसको कि ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। उसकी लैंग्वेज के पार्ट के जो वर्ड है ना वो आप यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप फॉरवर्ड जो है ना वो नहीं यूज कर सकते एज अ वेरिएबल। आप इफ नहीं यूज कर सकते, इन्होंने जैसे बताया। इसी तरह आप मतलब बहुत से अल्फाज हैं जो कि आप एज अ वेरिएबल जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ब्रेक वर्ड जो है ना वो आप यूज नहीं कर सकते। इसी तरह आप कंटिन्यू वर्ड या इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। ये रिजर्व वर्ड, इसका भी टेबल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बस ये समझ लें कि ऐसे वर्ड हैं जिनमें सी में ऑलरेडी उनका कुछ मतलब है, तो वो रिजर्व कीवर्ड जो है ना वो आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। उसके अलावा जो भी दुनिया के वर्ड है ना वो आप वो एज अ वेरिएबल उसका नाम रख सकते हैं। अच्छा जी, डेटा टाइप्स। हमने देखा था वेरिएबल के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएट हैं। सबसे पहले तो हमने कहा जी नेम है, फिर उसकी टाइप का है। अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, टाइप को। इस टाइप को हम डेटा टाइप भी कह सकते हैं। डेटा टाइप क्या होती हैं? देखिए, आपके पास जो डेटा आता है वो नंबर का भी होता है। नंबर के अलावा वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है। कैरेक्टर के मुराद एक नेम भी हो सकता है, एबीसी भी हो सकती है। तो ये उसकी टाइप है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है जी इंटीजर। इंटीजर्स की टाइप है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि होल नंबर होते हैं। होल नंबर ऐसे नंबर जो जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ये पूरा नंबर होते हैं। मतलब इंटीजर्स में कभी भी आपने मैथ में नहीं ये देखा होगा कि जो इंटीजर है उसमें 10.5 आ रहा हो, या उसमें 11.2 आ रहा हो, या ऐसी कोई बात आ रही हो। ये होल नंबर होता है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। जब भी आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया ना इंटीजर में, तो ये सेट एंड पेट रूल है कि उसके जो भी मैनिपुलेशन होगी वो होल नंबर्स में होगी। वो कभी भी मतलब उसमें फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकती। मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 10 जमा 15.7। अगर आप ये करेंगे तो ये आपके पास मतलब जो है ना टेक्निकली ये एक एरर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसके कुछ वेरिएंट्स हैं इंटीजर के। इंट है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। ये किस लिए यूज करते हैं? ये हम मेमोरी एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं। आगे चल के हम इनका भी इस्तेमाल देखेंगे। मेमोरी एफिशिएंसी क्या है कि जी आपको देखें, फर्ज करें एक शख्स है, उसने घर लेना है। उसके घर की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सिर्फ घर में रहने के लिए 3 कमरे चाहिए। तो होता क्या है कि जी वो 3 की बजाय वो ऐसा कर लेता है कि वो 13 कमरे बनवा लेता है या 20 कमरे बनवा लेता है। अब बंदा एक है, रिसोर्स उसके पास बेबहा है, मुमकिन है वो जिंदगी में कभी भी दूसरे कमरों में जाए ही ना, उसको कभी वहां से वास्ता ही ना पड़े, कभी वहां पे कोई काम ही ना निकले। तो अब वो ना उसके इस्तेमाल में है, ना वो किसी को इस्तेमाल करने दे रहा। तो इस तरह मेमोरी भी जो है ना वो आपको थोड़ी सी ना एफिशिएंटली यूज करनी पड़ती है। कि आपको पता है कि एक वेरिएबल जो है ना उसकी लेंथ इतनी है ही नहीं कि उसमें कभी इतना बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। तो उसमें होता ये है कि जी आप इतनी बड़ी मेमोरी लोकेशन दे दें उसको, वो उसको मतलब एब्जॉर्ब कभी वो यूज ही ना करे उस सारी मेमोरी को, तो ये एक मसला होता है। इसलिए एफिशिएंसी होती है। इसको भी हम थोड़ा सा ना बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी फंडामेंटल कुछ ये टाइप्स आती हैं, फ्लोट, डबल, चार। पर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इनको हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है इंटीजर के ओरिएंटेड, और हम देखेंगे कि वो चीजें जो है ना आपके पास कैसे काम करती हैं। अच्छा जी, मैं अभी अपना कंपाइलर ओपन करने लगा हूँ, आईडी अपना ओपन करने लगा हूँ, ताकि हम एक सादा सा प्रोग्राम बनाएं जो कि जिसमें आपको वेरिएबल्स की थोड़ी सी ना समझ आ जाए, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखें, आपने एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है। कौन सी लाइब्रेरी थी जी, किसी को नाम याद है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, ठीक है, डॉट एच की फाइल से। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है जी? अगर मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करना है उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेन फंक्शन है उसका स्टार्टिंग। ये जिसने इंट बोला है आपने बिल्कुल ठीक बोला है जी। पर अभी इंट को मैं वैसे यूज नहीं कर रहा, इंट पे अभी मैं बाद में बात करूंगा। अभी फर्स्ट सिंपली जो है ना मैंने मेन जो है ना वो यूज किया। अच्छा, फर्ज करें अब यहाँ पे मैंने क्या करना है। यहाँ पे मैं मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जी मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसके पास तीन वेरिएबल हों। तीन वेरिएबल क्या करें कि पहले दो वेरिएबल को जमा करके तीसरे में उसका
रिजल्ट स्टोर करवा दें। तो आपके पास सबसे पहले जी इंट, यहां पे मैंने बोला जी इंट नंबर 1 ओवर, ठीक हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं कि जी वेरिएबल डेक्लेरेशन। ये जो वोकैबुलरी साथ साथ लिखवा रहा हूं ना, काइंडली ये याद रखते रहा करें, क्योंकि इन्हीं चीजों में से ही आपके वाइवाज वगैरह भी होते हैं। फिर मैंने एक और वेरिएबल किया, इसको मैंने बोल दिया इंट num2। अब देखें यहां पे अगर मैं 2 num बोलूंगा ना, तो ये एक इलीगल एक्सप्रेशन है। जैसे ही मैं इसको कंपाइल करने लगूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, इस प्रोग्राम का मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ वीक 2 सम। जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे इस लाइन पे एरर दे रहा है। वो क्या एरर दे रहा है? इनवैलिड सफिक्स नम ऑन इंटीजर कांस्टेंट, मतलब आप इससे पहले नंबर नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आप नंबर लिख सकते हैं, इससे पहले भी आप जो है ना वो नहीं लिख सकते। अच्छा, अब जरा देखिएगा जी, अब क्या करने लगा हूं मैं, अब मैं तीसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा हूं इंट का ही, उसको मैं बोल देता हूं इंट सम। ठीक हो गया। अब यहां पे मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने डिक्लेयर किया, साथ साथ इसको इनिशियलाइज भी करवा दूं। इनिशियलाइज करवाने के लिए मैं ये कहूंगा, मतलब इसमें वैल्यू आपने देनी है, मैंने कहा num1 प्लस num2 ओवर, मतलब जो वैल्यू num1 में और num2 में है ना, उसको आपस में ऐड कर दो, तो जो भी हमारे पास आएगा ना वो आ जाए आंसर सम में। अब देखें, मुझे कोई बताएगा num1 में क्या वैल्यू है जी? कोई वैल्यू नहीं है जी, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू है। तो अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है ये डेक्लेरेशन है, हमें बताना पड़ेगा कि num1 में क्या स्टोर किया। मैं कह रहा हूं जी num1 में आप ऐसा करो, ये हमारे पास है जी असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको भी जरा समझ लें। अलजेब्रा में आपने देखा होगा कि इसको आप कहते हैं इक्वालिटी। यहां पे प्रोग्रामिंग में इक्वालिटी और तरह से दिखाई जाती है। यहां पे जब भी इक्वल टू का साइन आएगा तो उसको हम बोलेंगे, जरा लिख लें जी ये भी साथ बात, क्योंकि आपके इससे भी साबके पढ़ने हैं इन बातों से भी। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। num1 में मैंने स्टोर करवा दी यहां पे जी 10, और num2 में मैंने यहां पे स्टोर करवा दिया जी 20। ठीक हो गया जी। अब यहां तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेक्लेरेशन की, डेक्लेरेशन के बाद हमने यहां पे ये कर दिया, इसको हम बोलते हैं वैल्यू इनिशियलाइजेशन। वैल्यू या हाँ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं, या वैल्यू इनिशियलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोल लें आप, जरा ज्यादा कन्वीनियंट है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब क्या होगा जी, अब हम सिंपल वही प्रिंट एफ वाला फंक्शन जो है ना वो यूज करेंगे, प्रिंट एफ। और यहां पे एक नई चीज मैं आपके सामने बस करने लगा हूं, वो थोड़ी सी आपको बॉदर करेगी, बस आप ये समझ लें कि ये रट्टा है, अभी तक के लिए आपके लिए जो है ना वो रट्टा है। आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज क्या है। ये जब मैंने परसेंटेज डी लिखा है ना, इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं या एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। पर अभी तक के लिए आप बस ये समझ लें कि अभी हमने कोई भी जब इंटीजर प्रिंट करवाना हो ना, तो हमें इन्वर्टेड कॉमास में इसको परसेंटेज डी पहले लिखना पड़ेगा। परसेंटेज डी लिखा, और यहां पे आके जो भी वेरिएबल आपने प्रिंट करवाना है वो वेरिएबल आप यहां पे लिख रहे हैं सम, और इसके बाद हमने कर दिया ओवर, डेलिमीटर हमने डाल दिया। ठीक हो गया जी। अब यहां तक देखें, अगर मैं यहां से ये जो हैश इंक्लूड वाली लाइन यहां से मिटा देता हूं ना, अब जरा कंपाइल करता हूं, तो कंपाइल करने पे मुझे वो प्रिंट एफ की डेफिनेशन पूछेगा कि जी हाँ जी ये प्रिंट एफ क्या है। वो कह रहा है प्रिंट एफ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कि मुझे नहीं पता कि ये प्रिंट एफ क्या है। आपने मुझे ऑर्डर तो दे दिया, मैं इस ऑर्डर को नहीं फॉलो कर सकता क्योंकि मेरे पास इसकी डेफिनेशन नहीं है। उसके लिए हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना पड़ेगी कि भाई इस लाइब्रेरी में जाओ, ये बुक उठाओ और ये वाला ऑर्डर फॉलो करो। अब मुझे कोई बताएगा जी 10 प्लस 20 की इसका आंसर क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूं, जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूं, तो हमारे पास देखें जी आंसर क्या आता है। ये देखें जी हमारे पास आंसर आ रहा है जी 30। नजर आ रहा है जी सबको?
अब इसको थोड़ा सा आप वो भी बता सकते हैं, दी आंसर इज, ये भी मतलब आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए लिख सकते हैं। और अब आप कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद वो लिखा हुआ आ गया, द आंसर इज 30। समझ आई जी बात की? किसी को ना समझ आई हो तो भी पूछ सकते हैं। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ आज की जो असाइनमेंट है उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूं। इंट इंट तक ही हमने किया, बाकी जो फ्लोट डबल जो है उन पे मैंने आपको अभी तक नहीं मतलब एम्फेसाइज किया उस पे, क्योंकि हमने इन फ्यूचर बात करनी है। सिर्फ आप ये समझ लें कि आपके पास जो वेरिएबल है, आपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल उनके साथ खेलना है। ये आपके पास कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, मतलब आपके पास हमने बात की थी यहाँ पे वेरिएबल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। वेरिएबल का नेम होता है, टाइप हमने बात कर ली। साइज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके पास दो लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। इन लिंक को जाके ना आपने पढ़ना है, और इसमें जो चीज आपको समझ ना आई वो आपने बताना है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना डिस्कस करेंगे। ये दो लिंक्स जो है ना, ये आपको साइजिंग कन्वेंशन के लिए पढ़ने के लिए है। ये आप लोगों ने पढ़नी है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है। फिर उसके बाद ये आपके पास ऑपरेटर आते हैं। एक हमने ऑपरेटर देखा जी, आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू पड़ी हुई ना उसको राइट साइड की वैल्यू में मतलब करवा देता है, मतलब एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता है। वैल्यू मतलब पांचवा जो हमारे पास कंस्ट्रेंट था कि वेरिएबल की कोई वैल्यू भी होती है, तो वो वैल्यू आपने अगर इंटीजर है तो आपने कोई होल नंबर ही देना होता है। मतलब आप 100 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 999 भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर जो है ना आप उसमें दे सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें आपको प्लस का भी पता है, माइनस का भी पता है, मल्टीप्लिकेशन का भी पता है। अच्छा, मुझे कोई बताए, ये एक साइन है इंटीजर डिवीजन का और दूसरा मॉडुलस डिवीजन, इन दोनों में क्या फर्क है दोनों डिवीजन जी, फर्क क्या है इन दोनों में? वेरी गुड जी, शाबाश। अच्छा, आपका नाम क्या है जी, आप जो बात कर रहे हैं? असद? अच्छा, हसीब या असद बताया आपने? असद बताया। असद, मुझे लग रहा है कि सिर्फ असद में ही ये चीजें मतलब आ रही हैं। अच्छा, दूसरों के लिए भी थोड़ी सी आसानी के लिए बात कर लूं कि आपके पास प्रोग्रामिंग में दो तरह की डिवीजन होती हैं। पहली डिवीजन आपको रिटर्न करती है कि जो भी आपने डिवाइड किया ना, मतलब आपने ये कहा कि जी एक रोटी है, उसके तीन टुकड़े हैं, उसको आप दो लोगों में डिवाइड करो, तो उसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, या एक मतलब ऐसी चीज आ जाएगी। मतलब दो लोग हैं, अब रोटी के टुकड़े तीन है, अब एक एक दे दिया उन सबको, एक टुकड़ा बाकी रह गया। मतलब आपके पास तकसीम में दो आउटपुट आई। एक तो आंसर आपके पास ये आया कि हर बंदे के हिस्से में एक एक टुकड़ा आएगा, एक से ज्यादा नहीं आ सकता। दूसरा उसमें पार्ट आपके पास ये आया कि एक एक टुकड़ा दे के भी एक टुकड़ा हमारे पास बच जाता है। तो वो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है ना, मॉडुलस असल में हमारे पास वो देता है। ये मॉडुलस एक बड़ी मैजिकल थिंग है, इसमें आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे जो है ना, इसमें इससे आप मजे मजे की चीजें बना सकते हैं। पर इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह इस चीज को डिस्कस करेंगे। बस अभी तक समझने की बात यह है कि इंटीजर डिवीजन आपके पास एक एग्जैक्ट वर्ड बताता है कि ये कहाँ पर डिवाइड हुआ, और मॉडुलस आपके पास जो रिमाइंडर होता है ना उस डिवीजन के बाद, अगर जीरो भी बचा रिमाइंडर तो वो जीरो भी रिटर्न कर देता है। तो ये मॉडुलस आपके पास रिमाइंडर रिटर्न करता है। अच्छा, एक इसकी प्रेसिडेंस होती है, प्रेसिडेंस पे चलें फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद एसोसिएटिविटी पे भी बात करेंगे। ये भी फिर वक्त के लिए उधार कर लेते हैं। अभी तक के लिए आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो रीड करना है। ये स्टीफन जी कोचान वाली बुक, इसमें टेक्स्ट बुक 2 है, और इसके बारे में एक आपने नोट लिखना है, वेरिएबल के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में। और ये तमाम जो चीजें हैं ये आपने विद रिस्पेक्ट टू सी ही बात करनी है। आप अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी इसमें कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड यही है कि आप टेक्स्ट बुक जो 2 है ना उसमें से जाके इस टॉपिक को स्टडी करें, और इसके आप ऊपर आपने डिटेल नोट लिखना है। वो नोट लिखने के बाद मेन पार्ट आपने करना क्या, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने
और मेन पार्ट यानी कि वो लिखा जो आपने हैंड रिटन लिखा हुआ है ना, उसको कैम स्कैन के ज़रिए आपने स्कैन करना है, उसकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है और वो पीडीएफ फाइल आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करनी है। इज़ इट क्लियर जी? ग्रुप में नहीं करनी, ग्रुप में रश बन जाएगा। इंडिविजुअली जो है ना आप लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करना है और वो पीडीएफ फाइल बड़ी कम्पैक्ट सी, बड़ी अच्छी सी, उसका बाकायदा नाम दे के, मतलब फाइल का नाम आपका नाम हो और साथ आपका डिसिप्लिन लिखा हो और साथ ही असाइनमेंट नंबर 1 लिखा हो और वो करके आप लोगों ने मतलब इसके ऊपर डिटेल जो आपके पास आता है ना डेटा, मतलब टेक्स्ट बुक 2 इसमें से आपने जाना है, उसमें से वेरिएबल पढ़ने हैं, डाटा टाइप्स पढ़ने हैं और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ने हैं और ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे संडे तक सबमिट करवानी है, संडे रात 12 बजे तक। उसके बाद किसी की भी असाइनमेंट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सर प्लीज़ एक दफ़ा असाइनमेंट दिखा दें। मैं जी आपको वो जो है ना स्लाइड वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक हो गया जी? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। मैं अभी वो उसका स्क्रीनशॉट लेके ना असाइनमेंट का वो आपको सेंड कर देता हूँ या फिर आप वर्चुअल कैंपस पे विजिट कीजिएगा, मैं वर्चुअल कैंपस पे ही ना वो असाइनमेंट लगा देता हूँ। चलें, मैं वर्चुअल कैंपस पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे जाके ना सारे देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी? चलें, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में।